चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रतिस्पर्धी दुनिया में जो अपनी जगह बनाने की कोशिश में हैं, जो पहले से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं और जिनकी कीमत पहले से कहीं कम है, कोई भी कंपनी BYD से ज़्यादा नहीं बनाती या बेचती है, जो टेस्ला को टक्कर देने वाली चीनी दिग्गज कंपनी है। BYD यह अविश्वसनीय है, जैसे बिना रिचार्ज किए, बिना ईंधन भरे 2000 किलोमीटर। क्या यह सबसे पहले सचमुच संभव है? और क्या यह अभूतपूर्व है? BYD एक सस्ती बैटरी निर्माता से टेस्ला की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी क्यों बन गई? इसकी वजह है कि वह किफायती होने पर जोर देती है और वैश्विक ईवी उद्योग को और हिला देना चाहती है। और एक खास कार निर्माता कंपनी है जिसने टेस्ला को कड़ी टक्कर दी है, वॉरेन बफेट समर्थित BYD। BYD के CEO ने मात्र 4,999 की कीमत वाला एक नया इलेक्ट्रिक वाहन पेश किया है। यह इलेक्ट्रिक कारों की महंगी मौजूदा स्थिति को चुनौती देने के साथ साथ अभूतपूर्व रूप से व्यापक रूप से पर्यावरण अनुकूल वाहनों तक पहुंच के द्वार खोलता है। लेकिन BYD ने इतनी चौंकाने वाली कीमत में कटौती कैसे हासिल की? और क्या यह किफायती कार अभी भी गुणवत्ता और प्रदर्शन के मामले में प्रतिस्पर्धा कर सकती है? हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम BYD की नवीनतम पेशकश के पीछे के क्रांतिकारी दृष्टिकोण को समझते हैं और ईवी बाजार पर इसके प्रभाव की जांच करते हैं। एक रणनीति के रूप में सामर्थ्य इलेक्ट्रिक वाहन बाजार, जिसे आमतौर पर ईवी बाजार कहा जाता है, में BYD की तेज वृद्धि एक प्रमुख कारक सामर्थ्य से प्रेरित है। टेस्ला और मर्सिडीज जैसी प्रमुख कंपनियों के नेतृत्व वाले उद्योग में BYD एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है और हाल ही में 60 से ज्यादा देशों में बिक्री के साथ टेस्ला को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी ईवी निर्माता कंपनी बन गई है। चीनी वाहन निर्माता ने पिछले साल की चौथी तिमाही में 5,26,000 से ज्यादा पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन बेचे, जो टेस्ला से आगे निकलने के लिए काफी था। कंपनी के संस्थापक अध्यक्ष और CEO वांग चुआनफू ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सुलभ बनाने पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित किया है, जिससे कंपनी को दुनिया भर के व्यापक दर्शकों को आकर्षित करने वाले किफायती गुणवत्तापूर्ण वाहनों पर जोर देकर बाजार पर अपना दबदबा बनाने में मदद मिली है। अब BYD ने इलेक्ट्रिक कार बाजार में एक बड़ा नया उत्पाद लॉन्च किया है, जिसका नाम है सीगल ईवी ऑनर एडिशन, जिसकी शुरुआती कीमत बेहद कम है। यह एक मजबूत कदम है जो BYD की आम पेट्रोल कारों के साथ कीमतों में प्रतिस्पर्धा शुरू करने की इच्छा को दर्शाता है। लेकिन इतनी सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ी के साथ कौन पेट्रोल से स्विच करने के बारे में नहीं सोचेगा? लेकिन यह सबसे अच्छी बात भी नहीं है। मिनी लैम्बोर्गिनी कहलाने वाली सीगल सिर्फ सस्ती होने के कारण ही नहीं, बल्कि इससे भी बढ़कर है। इसे पूर्व लैम्बोर्गिनी डिजाइनर वोल्फगैंग एगर की रचनात्मक दृष्टि से डिजाइन किया गया था, जिसने इस एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार में विलासिता का एक अप्रत्याशित स्पर्श जोड़ा। अंदर ऑनर एडिशन निराश नहीं करता। इसमें BYD के डेलिंक इंटेलिजेंट नेटवर्क कनेक्शन द्वारा संचालित 10.1 इंच की घूमने वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो मीडिया और कनेक्टिविटी को ड्राइवर की उंगलियों पर पहुंचाती है। 30.08 किलोवाट और 38.88 किलोवाट ब्लेड बैटरी पैक के विकल्प के साथ यह 252 मील तक की दूरी तय कर सकता है। यह केवल 30 मिनट में 30% से 80% तक तेजी से चार्ज हो सकेगी। BYD ने स्मार्ट फीचर्स से लैस एक किफायती इलेक्ट्रिक वाहन तैयार किया है, जो सबसे ज्यादा शंकालु ड्राइवर को भी प्रभावित कर सकता है। BYD ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार सीगल 27 अप्रैल 2023 को चीन में पेश की। हम BYD सीगल पर नजर डाल रहे हैं। यह गाड़ी हाल ही में लॉन्च हुई है और इसने ऑटो उद्योग का ध्यान अपनी ओर खींचा है, सचमुच उनका ध्यान खींचा है। इस कीमत वाली
दूसरी इलेक्ट्रिक कारों, जिनमें सिर्फ 3 दरवाजे होते हैं, के उलट सीगल में एक अनोखा 5 दरवाजे वाला हैचबैक डिजाइन है और इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं और इसकी लंबाई सिर्फ 148.8 इंच है। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार BYD ने सीगल को युवा ग्राहकों को ध्यान में रखकर बनाया है और इसका लक्ष्य उन लोगों को ध्यान में रखना है जो घूमने का एक आसान तरीका चाहते हैं। सीगल का बाहरी भाग आधुनिक है, जिसमें तीखी रेखाएं, कोणीय आकार की हेडलाइट्स और एक ढलान वाली छत है जो एक लाइट बार से जुड़ी हुई पिछली लाइटों तक जाती है। अंदर BYD ने व्हील बेस से लंबाई अनुपात को 66% तक बढ़ाकर, जो उनके BYD डॉल्फिन मॉडल के 64% से ज्यादा है, और एक पतली बैटरी डिजाइन का उपयोग करके जगह को अधिकतम किया है। डैशबोर्ड का आकार सीगल के पंखों से प्रेरित है, जो इसे एक आकर्षक टू टोन लुक देता है, और इसमें 10.1 इंच की घूमने योग्य टच स्क्रीन के साथ साथ एक छोटा 5 इंच का डिजिटल डिस्प्ले भी है। सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि सीगल में 6 एयर बैग रियर डिस्क ब्रेक, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल शामिल हैं। BYD ने कार के फ्रेम का 61% हिस्सा उच्च शक्ति वाले स्टील से बनाया है और प्रमुख क्षेत्रों में अतिरिक्त मजबूती के लिए हॉट फॉर्मिंग का उपयोग किया है। पिछले साल अप्रैल में ऑटो शंघाई शो में अपनी शुरुआत के बाद BYD ने पूरे चीन में सीगल की डिलीवरी शुरू कर दी एंड सिर्फ एक दिन में ही उसे 10,000 से ज्यादा ऑर्डर मिल गए। उसी साल 29 नवंबर तक 2000वीं सीगल उत्पादन लाइन से बाहर आ गई, जो सिर्फ 7 महीनों में एक प्रभावशाली उपलब्धि थी। 90,000 येन, करीब 12,000 से कम कीमत पर बिकने वाली सीगल ने तुरंत ही अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और उद्योग विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित कर लिया। क्या कोई और इलेक्ट्रिक कार इस किफायती और डिजाइन के स्तर का मुकाबला कर सकती है? BYD ने मार्च 2024 में सीगल की कीमत 5% कम कर दी है और 2024 मॉडल वर्ष के लिए एक विशेष सीगल ऑनर एडिशन लॉन्च किया है, जिसमें एक नया आइस ब्लू एक्सटीरियर और सी ब्लू इंटीरियर शामिल है। यह सबसे ज्यादा बिकने वाला चीनी इलेक्ट्रिक ब्रांड है। मैं अभी जिस कार के सामने खड़ा हूं वह सीगल है। यह एक नई पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार है। सीगल 3 मॉडलों में उपलब्ध है, जो आपकी जरूरतों के हिसाब से इलेक्ट्रिक ड्राइविंग को सुलभ और लचीला बनाते हैं। वाइटैलिटी एडिशन इसका बेस मॉडल है, जो 190 मील की रेंज के साथ रोजमर्रा की शहरी यात्राओं के लिए एकदम सही है। यह एक बार चार्ज करने पर लॉस एंजल्स से सैन डिएगो तक ड्राइव करने जैसा है। मिड रेंज फ्रीडम एडिशन में भी उतनी ही रेंज और समान सुविधाएं हैं, लेकिन कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी हैं, जो आपके सफर के लिए कुछ ज्यादा बेहतर विकल्प हैं। अंत में फ्लाइंग एडिशन है, जो 252 मील की विस्तारित रेंज वाला टॉप वर्जन है, जिससे आप बिना रिचार्ज के न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन DC तक आसानी से यात्रा कर सकते हैं। सभी मॉडल 81 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचते हैं और तेज चार्जर से आप बैटरी को सिर्फ 30 मिनट में 30% से 80% तक चार्ज कर सकते हैं, जो एक छोटी सी कॉफी ब्रेक के लिए एकदम सही है। सीगल की पहुंच तेजी से चीन से आगे बढ़ रही है। एक नया उत्पाद डॉल्फिन मिनी हाल ही में दक्षिण अमेरिका में लॉन्च किया गया है। ब्राजील में इसकी कीमत लगभग $20,000 थी, जो किसी भी वैश्विक बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक उचित मूल्य स्तर है। BYD किफायती इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराने की अपनी योजना में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। पिछले साल कंपनी ने चीन में सीगल की 2.80 से ज्यादा इकाइयां बेचीं, जिनमें से ज्यादातर बिक्री डॉल्फिन और युआन प्लस ऑटो 3 मॉडलों की बिक्री से ज्यादा थी। उद्योग जगत में इसकी हलचल मची हुई है। फोर्ड जैसी प्रतिस्पर्धी कंपनियां भी
इस पर ध्यान दे रही हैं। फोर्ड के सीईओ जिम फार्ले ने भी चिंता व्यक्त की है और कहा है कि अगर कार निर्माता चीनी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों के सामने टिक नहीं पाए तो उनके राजस्व का 20% से 30% हिस्सा खतरे में पड़ सकता है। इसके जवाब में फोर्ड अब प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए एक कम लागत वाला इलेक्ट्रिक वाहन ईवी प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। फोर्ड के बाहर के लोग जिनके पास इस क्षेत्र में विशेषज्ञता है और हम एक कम लागत वाला इलेक्ट्रिक वाहन ईवी प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं, लेकिन BYD एंट्री लेवल कारों तक ही सीमित नहीं है। कंपनी हाई एंड सेगमेंट में अपनी जगह बना रही है और इसके लिए नए लॉन्च कर रही है, जैसे कि यांगोंग यूनो इलेक्ट्रिक सुपरकार जिसकी कीमत 2,33,000 है एंड दो मिड साइज इलेक्ट्रिक SUV सी लायन 7 और सॉन्ग एल जो सीधे टेस्ला के मॉडल वाई जैसे बेस्ट सेलर को टक्कर देती हैं। BYD सीगल ईवी ऑनर एडिशन सिर्फ एक सस्ती कार नहीं है, बल्कि यह अपनी बात भी साबित करती है। बेहतरीन डिजाइन, अच्छी रेंज और उचित मूल्य पर अत्याधुनिक तकनीक के संयोजन के साथ BYD ने किफायती इलेक्ट्रिक वाहनों से क्या उम्मीद की जा सकती है, इसकी एक नई कहानी लिखी है। वे न केवल पेट्रोल कारों के खिलाफ बढ़ती प्रतिस्पर्धा में बदलाव ला रहे हैं, बल्कि उद्योग को एक नए और रोमांचक दौर में भी ले जा रहे हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि BYD सस्ती कारें बनाने पर इतना जोर क्यों दे रही है? वजह है एक अथक लागत कटौती करने वाला CEO। सबसे पहले BYD के चेयरमैन वांग चुआनफू इलेक्ट्रिक वाहनों को किफायती बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। चुआनफू एक अथक लागत कटौती करने वाले व्यक्ति हैं और बर्कशायर हैथवे में वॉरेन बफेट के लंबे समय के साथी चार्ली मुंगर ने पिछले साल अपने एक आखिरी साक्षात्कार में वांग की दुर्लभ प्रतिभा पर प्रकाश डाला था। वांग के व्यावहारिक कौशल पर विचार करते हुए मुंगर ने बताया कि कैसे वांग सुबह किसी के पुर्जे का निरीक्षण कर सकते थे और दोपहर तक उसे दोहरा सकते थे। मुंगर ने इस गुण को ऐसा बताया जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने वांग की तारीफ एक सहज इंजीनियर और एक ऐसे कार्यकारी के रूप में की जो काम को अंजाम देता है, और मुंगेर का मानना था कि यह एक ऐसा शक्तिशाली संयोजन है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। तो क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है कि मुंगेर ने यहां तक कह दिया कि वांग असल में चीजें बनाने में एलन मस्क से भी बेहतर हैं। संभवतः चुआनफू अपनी अद्भुत व्यक्तिगत यात्रा से प्रेरणा लेते हैं, जो कठिन शुरुआत से लेकर सफलता तक की है। एक अनाथ के रूप में शुरुआत करने के बाद वांग ने एक बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय खड़ा किया और चीन के कठिन बाजार में टेस्ला के एलन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया। यह तीत उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित कर सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकें, क्योंकि वह दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ाना चाहते हैं। उनके नेतृत्व में BYD किफायती स्वच्छ ऊर्जा वाहनों के क्षेत्र में एक शीर्ष कंपनी बन गई है। वे गुणवत्ता और स्थायित्व को बनाए रखते हुए ग्राहकों को नए और कम लागत वाले विकल्प प्रदान करते हैं। चीन में टेस्ला का सबसे सस्ता मॉडल लगभग $31,900 से शुरू होता है, जो BYD के सबसे कम कीमत वाले मॉडल की कीमत से 3 गुना ज्यादा है। BYD की सीगल, जो एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हैचबैक है, जिसकी कीमत $9,900 है, पिछले साल 2,80,000 से ज्यादा यूनिट बिकी, जो BYD की कुल बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लगभग 20% है। संक्षेप में, BYD ऑन्टो की शुरुआत जनवरी 2003 में हुई, जब वांग चुआनफू ने जियान किंचुआन ऑटोमोबाइल कंपनी खरीदी थी। 2005 में BYD ने अपनी पहली कार BYD F3 का उत्पादन किया। इसके कुछ ही समय बाद 2008 में BYD ने अपनी पहली प्लग इन हाइब्रिड कार F3 DM लॉन्च की।
अगले वर्ष अपनी पहली पूर्णतः इलेक्ट्रिक कार E6 पेश की। 2020 से चीन में नई ऊर्जा वाहनों की मांग के कारण BYD की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 2021 की शुरुआत में BYD ने अपनी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री चीन से आगे बढ़कर यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, ओशिनिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में भी बढ़ा दी। मार्च 2022 में कंपनी ने एक साहसिक कदम उठाते हुए केवल आंतरिक दहन इंजन ICV से चलने वाली कारों का उत्पादन बंद कर दिया और पूरी तरह से नई ऊर्जा वाले वाहनों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। 2023 की चौथी तिमाही तक BYD ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी और टेस्ला को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की सबसे बड़ी विक्रेता कंपनी बन गई थी। टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में एक बड़ी हस्ती है। वे 2003 से अस्तित्व में हैं और अपनी उच्च तकनीक वाली बेहतरीन प्रदर्शन वाली कारों के साथ बाजार में अग्रणी रहे हैं। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में लोगों की सोच बदल दी है, यह दिखाकर कि वे तेज, विश्वसनीय और आकर्षक हो सकते हैं। उनके मॉडल एस्ता ने लग्जरी इलेक्ट्रिक कारों के लिए मानक स्थापित किए और मॉडल 3 ने इलेक्ट्रिक वाहनों को और भी किफायती और व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाया। टेस्ला के कारखाने, जिन्हें गीगा फैक्ट्रीज कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े कारखानों में से कुछ हैं, जिससे उन्हें उत्पादन बढ़ाने और वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिली। उन्होंने फास्ट चार्जिंग स्टेशनों का एक व्यापक नेटवर्क भी बनाया, जिससे मालिकों के लिए लंबी दूरी तक गाड़ी चलाना आसान हो गया। इसलिए जब BYD ने पिछले साल की आखिरी तिमाही में BEV की बिक्री में टेस्ला को पछाड़ा, तो यह एक बहुत बड़ा पल था। टेस्ला लंबे समय से अग्रणी रही है और बिक्री में उसे पछाड़ना दर्शाता है कि अन्य कंपनियां, खासकर BYD जैसी चीन की कंपनियां, एक गंभीर चुनौती बन रही हैं। BYD की सफलता आंशिक रूप से किफायती कारें उपलब्ध कराने की उसकी क्षमता और चीन में उसके मजबूत समर्थन के कारण है, जहां इलेक्ट्रिक वाहन तेजी से बढ़ रहे हैं। यह बदलाव दर्शाता है कि भले ही टेस्ला अभी भी एक प्रमुख खिलाड़ी है, लेकिन नई कंपनियों के आने से इलेक्ट्रिक वाहन बाजार और भी प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन बाजार की दो प्रमुख कंपनियों BYD और टेस्ला के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। BYD ने हाल ही में एक नई तकनीक की घोषणा की है, जो उबड़-खाबड़ या ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर भी आरामदायक सवारी का वादा करती है। BYD की हाई एंड यांगवांग लाइन के लिए डिजाइन की गई यह नई तकनीक ऑफ रोड ड्राइविंग और शहर में सफर को और भी आरामदायक बना सकती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। BYD के इस इनोवेशन में लाइडार सेंसर का इस्तेमाल किया गया है, जो कई असिस्टेड ड्राइविंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले सेंसर की तरह ही है। ये सेंसर कार के चारों ओर विस्तृत मानचित्र बनाते हैं, जिससे यह धक्कों, मोड़ों और यहां तक कि उथले पानी का भी अनुमान लगा सकती है और उसके अनुसार बदलाव कर सकती है। BYD के संस्थापक वांग चुआनफू ने कहा कि यह सफलता विदेशी तकनीक से आगे है और उसे पार कर गई है, जो टेस्ला पर एक संभावित प्रहार है, जिसने हाल ही में अपने सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर में समस्याओं के कारण 3.60 से ज्यादा वाहनों को वापस मंगवाया था। इस बीच टेस्ला चीन में भी कदम बढ़ा रही है। CEO एलन मस्क ने हाल ही में घोषणा की है कि टेस्ला शंघाई में एक नया कारखाना खोलेगी, जिसका मुख्य ध्यान मेगापैक्स के उत्पादन पर होगा, जो एक शिपिंग कंटेनर के आकार की विशाल बैटरियां हैं। प्रत्येक मेगापैक 300-600 घरों को 1 घंटे तक बिजली दे सकता है, जिससे चीन की नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण की मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। जैसे जैसे BYD नई तकनीक के साथ
टेस्ला को चुनौती दे रही है और टेस्ला BYD के घरेलू बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। यह स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रभुत्व की लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। कंपनी ने 2023 में चीन में सबसे ज्यादा बिकने वाला कार ब्रांड बनकर इतिहास रच दिया और वॉक्सवैगन को पीछे छोड़ दिया, जिसने चीन के ऑटोमोटिव बाजार के खुलने के बाद से ही यह खिताब अपने नाम रखा था। आज BYD बाजार मूल्य के हिसाब से दुनिया भर में तीसरी सबसे मूल्यवान कार निर्माता कंपनी है। BYD की सफलता का एक बड़ा हिस्सा इसके मजबूत वर्टिकल इंटीग्रेशन में निहित है। BYD चीन में नंबर 1 इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता है, इसलिए मुझे लगता है कि यह अभी भी एक ऐसा व्यापार है जिसका हिस्सा ह्यूग प्राइस बनना चाहेंगे। लेकिन हम बस और जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। शायद इस बारे में कोई खुलासा हो कि वहां वास्तव में क्या चल रहा है। वे अपनी बैटरियों, इलेक्ट्रिक मोटरों और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के उत्पादन में BYD समूह के अनुभव का उपयोग करते हैं। BYD वाहनों के ज्यादातर पुर्जे कंपनी के अंदर ही बनाए जाते हैं, जिससे लागत कम रहती है और उत्पादन में लचीलापन आता है। कंपनी अपनी लिथियम खदानें, प्रसंस्करण संयंत्र, बैटरी उत्पादन संयंत्र और एक चिप निर्माण इकाई भी संचालित करती है। 2024 तक BYD का बैटरी विभाग फेंड्रीम्स बैटरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी उत्पादक होगा, जो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियों में विशेषज्ञता रखता है, जिसमें BYD की अनूठी ब्लेड बैटरी भी शामिल है। बैटरी का योगदान आपको हैरान कर देगा। ब्लेड बैटरी BYD ने उन्नत बैटरी तकनीक विकसित करने में 27 साल बिताए हैं, जिससे उन्हें बाजार में कुछ सबसे नवीन इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में काफी मदद मिली है। BYD लिथियम आयरन फॉस्फेट या LFP बैटरियों के उत्पादन में दुनिया में अग्रणी है, जिनकी काफी मांग है और इस साल वैश्विक पावर बैटरी बाजार में इनका हिस्सा 60% से ज्यादा होने की उम्मीद है। LFP बैटरियों को इतना आकर्षक क्या बनाता है? इनमें कोबाल्ट का इस्तेमाल नहीं होता और ये अन्य बैटरियों की तुलना में बेहतरीन तापीय स्थिरता प्रदान करती हैं। BYD की बैटरी तकनीक ने क्रश टेस्ट, हीट टेस्ट और ओवरचार्जिंग जैसे कठिन सुरक्षा परीक्षणों को पार कर लिया है, जो अक्सर उद्योग की आवश्यकताओं से भी बेहतर होते हैं। BYD अपनी बैटरियों के लिए तापीय प्रबंधन प्रणाली लागू करने वाली पहली कंपनियों में से एक थी, जो किसी भी मौसम की स्थिति में सुचारू और विश्वसनीय प्रदर्शन के लिए तापमान को आदर्श स्तर पर बनाए रखती है। इस ऊर्जा दक्षता की बदौलत BYD के हर श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में सर्वश्रेष्ठ ड्राइविंग रेंज हासिल करते हैं। BYD ने ब्लेड बैटरी भी पेश की है, जो इस क्षेत्र में एक बड़ी सफलता साबित हुई है। यह अति सुरक्षित बैटरी BYD की सभी यात्री कारों में इस्तेमाल की जाती है और सुरक्षा और बैटरी घनत्व दोनों के मामले में बदलाव ला रही है, जिससे बेहतरीन EV प्रदर्शन मिल रहा है। ब्लेड बैटरी का चतुराईपूर्ण एरे डिजाइन इसे पारंपरिक ब्लॉक बैटरियों की तुलना में 50% अधिक जगह प्रदान करने में सक्षम बनाता है। सुरक्षा परीक्षणों में ब्लेड बैटरी ने कील प्रवेश परीक्षणों में उल्लेखनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, बिना धुएं या आग के सुरक्षित 30 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंचकर इसकी सुरक्षा का स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया है। BYD नवाचार और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रतीक बन गया है, जिसने सिद्ध विश्वसनीयता वाले क्रांतिकारी उत्पाद बनाए हैं। कंपनी की तीव्र सफलता इसके 40,000 से ज्यादा इंजीनियरों की टीम में साफ दिखाई देती है, जो सभी एक टिकाऊ भविष्य के लिए सबसे कुशल समाधान तैयार करने के लिए समर्पित हैं। इसकी एक प्रमुख ताकत है कच्चे माल अनुसंधान और डिजाइन से लेकर निर्माण, अनुप्रयोग और पुनर्चक्रण तक उत्पादन के हर चरण को नियंत्रित करने की BYD की क्षमता। इस नियंत्रण स्तर ने BYD को अपनी पावर ट्रेन बैटरियां, मोटर और मोटर नियंत्रण प्रणाली स्वयं बनाने वाली पहली और एकमात्र कार निर्माता कंपनी बना दिया है।
BYD के NEV समाधान कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करके वैश्विक प्रभाव डाल रहे हैं। यात्री कारों से लेकर बसों और ट्रकों तक BYD के इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक, वाणिज्यिक और निजी क्षेत्रों में परिवहन को विद्युतीकरण की ओर ले जाने में मदद कर रहे हैं। 2010 में BYD ने दुनिया का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रिक बस बेड़ा लॉन्च किया और आज इसके लिए किसी पेट्रोल ट्रांसमिशन या इंजन की आवश्यकता नहीं है। ये आज लैंकेस्टर में अनावरण की गई एक पूर्णतः इलेक्ट्रिक बस की कुछ विशेषताएं हैं। उनकी शुद्ध इलेक्ट्रिक बसें दुनिया भर में सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण में सहायक हो रही हैं। कई प्रमुख सार्वजनिक परिवहन संचालक BYD की शून्य उत्सर्जन बसों का स्वागत करते हैं, क्योंकि वे इन्हें एक विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल विकल्प मानते हैं, जो अधिक लोगों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। BYD बैटरी तकनीक में अग्रणी है, जिसने इसे इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में एक अग्रणी नाम बना दिया है और बस संचालकों को इलेक्ट्रिक बसों की ओर रुख करने का विश्वास दिलाया है। 19 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें और 70,000 इलेक्ट्रिक बसें बनाने का BYD का मजबूत इतिहास दर्शाता है कि यह एक विश्वसनीय और भरोसेमंद विकल्प है। आज BYD की इलेक्ट्रिक बसें 70 देशों और 400 से ज्यादा शहरों में इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक परिवहन संभव हो पाया है। गैस से इलेक्ट्रिक बसों पर स्विच करने से CO2 उत्सर्जन में लगभग 1.1 करोड़ टन की कमी आई है, जो लगभग 89.6 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है, जिससे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में बड़ा बदलाव आया है। यूरोप में BYD का प्रभाव विशेष रूप से प्रबल है, जहां 20 देशों और 100 से अधिक शहरों में 2600 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं या ऑन ऑर्डर पर हैं, जो इलेक्ट्रिक परिवहन के विकास को दर्शाता है। इस बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ब्रिटेन में 1000 से अधिक BYD बसें हैं, जिनमें से कुछ को COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में जलवायु कार्रवाई में उनकी भूमिका को उजागर करने के लिए प्रदर्शित भी किया गया था। नॉर्डिक देशों में 400 से ज्यादा BYD इलेक्ट्रिक बसें कठोर मौसम में भी अच्छा प्रदर्शन करती हैं। ये उपलब्धियां नवाचार और पर्यावरण संरक्षण दोनों के प्रति BYD की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। यह सवाल उठता है कि क्या कोई और कंपनी हरित भविष्य के निर्माण में BYD के साथ कदमताल मिला सकती है? हालांकि BYD इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में अग्रणी रहने के लिए प्रतिबद्ध है, फिर भी उसकी उपलब्धियां विवादों से अछूती नहीं रही हैं। आइए एक नजर डालते हैं। BYD वाहनों से जुड़े विवाद, जैसा कि हमने पहले भी जोड़ दिया है। चीनी इलेक्ट्रिक वाहन दिग्गज BYD दुनिया भर में इलेक्ट्रिक बसें और कारें उपलब्ध कराते हुए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्रांति में सबसे आगे रही है। हालांकि कंपनी को विभिन्न बाजारों में कई विवादों का भी सामना करना पड़ा है। इनमें वाहनों की खराब गुणवत्ता के आरोपों से लेकर मूल्य निर्धारण रणनीतियों को लेकर ग्राहकों की नाराजगी तक शामिल है। हाल के वर्षों में BYD को जिन कुछ महत्वपूर्ण विवादों से जूझना पड़ा है, उन पर एक नजर डालते हैं। दिसंबर 2018 में न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क शहर ने BYD के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। शहर के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि BYD की इलेक्ट्रिक बसों में कई गुणवत्ता संबंधी समस्याएं थीं, जिनमें खराब वेल्डिंग, खराब दरवाजे, खराब ब्रेक और निराशाजनक बैटरी प्रदर्शन शामिल हैं। नगर परिषद का दावा है कि इन समस्याओं के कारण बसें सार्वजनिक परिवहन की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं। हमें सेंट लुइस की पहली बैटरी इलेक्ट्रिक बसों का पहला नजारा देखने को मिला। मेयर लिडा क्रूसन ने मेट्रो ट्रांजिट की 2 नई बसों का दौरा किया। हालांकि BYD ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन मुकदमा एक समझौते के साथ समाप्त हुआ।
जिसमें किसी वित्तीय लेन देन की आवश्यकता नहीं थी। 2018 में लॉस एंजल्स टाइम्स की एक जांच में पाया गया कि कैलिफोर्निया में सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली BYD की इलेक्ट्रिक बसें खराब प्रदर्शन कर रही थीं। इन बसों में कथित तौर पर बार बार रुकने की समस्या थी और उनकी ड्राइविंग रेंज विज्ञापित की तुलना में काफी कम थी। कैलिफोर्निया के परिवहन अधिकारियों के लिए ये विश्वसनीयता संबंधी मुद्दे पर्यावरण अनुकूल परिवहन विकल्पों को बढ़ावा देने के उनके लक्ष्य के लिए एक झटका थे। निष्कर्षों ने BYD के दावों और वास्तविक दुनिया के प्रदर्शन के बीच अंतर का संकेत दिया, जिससे एजेंसियां और यात्री निराश हो गए। 2023 की शुरुआत में BYD ने स्वीकार किया कि जापान में उसकी इलेक्ट्रिक बसों में हेक्सावेलेंट क्रोमियम नामक एक जहरीला रसायन पाया गया है जो संभावित पर्यावरणीय जोखिम पैदा करता है। BYD ने कहा कि इन बसों को कबाड़ में डालने से पहले उनका विषहरण किया जाएगा, जिससे जनता को यह भरोसा मिला कि इस प्रक्रिया से पर्यावरणीय क्षति को रोका जा सकेगा। हालांकि इस स्वीकारोक्ति ने BYD की पर्यावरणीय प्रथाओं पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि कंपनी ने प्रदूषण को दूर करने के लिए कदम उठाए, लेकिन पर्यावरण अनुकूल परिवहन के लिए डिजाइन किए गए वाहनों में खतरनाक रसायनों की मौजूदगी ने उपभोक्ताओं और पर्यावरणविदों दोनों के बीच संदेह पैदा कर दिया। 2019 में BYD ने केओलिस नीदरलैंड्स के साथ एक बड़ा अनुबंध जीता, जिसने नीदरलैंड के इज सेल्वेज्ड क्षेत्र के लिए 250 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों का ऑर्डर दिया। हालांकि कुछ ही महीनों बाद यह पता चला कि केओलिस ने बोली प्रक्रिया के दौरान BYD के साथ अघोषित समझौते किए थे, जिसे अधिकारियों ने धोखाधड़ी माना। हालांकि केओलिस ने शुरुआत में बस नेटवर्क को चालू रखने के लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में अनुबंध बरकरार रखा, लेकिन 2022 के बाद जब एक नए प्रदाता EBS को कार्यभार संभालने के लिए चुना गया तो उन्होंने इसे खो दिया। जब BYD की बसें आखिरकार सड़कों पर उतरीं तो ड्राइवरों और यात्रियों को तुरंत गंभीर समस्याओं का पता चला। रिपोर्टों में बताया गया था कि बैटरियां डैशबोर्ड पर पूरी तरह चार्ज दिखाई देती थीं, लेकिन बीच रास्ते में अचानक खत्म हो जाती थीं, जिससे बसें अप्रत्याशित रूप से फंस जाती थीं। बसें दाईं ओर मुड़ने और सही रास्ते पर बने रहने के लिए बार बार स्टीयरिंग एडजस्ट करने की भी शिकायतें थीं। ड्राइवर की सीट बीच में नहीं बैठी थी और कई ड्राइवरों ने अजीब स्थिति और बार बार एडजस्टमेंट के कारण शारीरिक दर्द की शिकायत की। हालांकि संबंधित कंपनियों ने मरम्मत के लिए लागत साझाकरण समझौते पर सहमति जताई, लेकिन इस समझौते का विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस साल जून में BYD को थाईलैंड के उपभोक्ता संरक्षण आयोग और उपभोक्ता संरक्षण बोर्ड के कार्यालय की जांच का सामना करना पड़ा, जब एक ग्राहक ने भ्रामक बिक्री रणनीति के बारे में शिकायत की। ग्राहक को BYD डॉल्फिन खरीदने के लिए इस आश्वासन के साथ राजी किया गया था कि कीमतें जल्द ही बढ़ जाएंगी। हालांकि कुछ ही हफ्तों बाद BYD ने कार की कीमत 1,40,000 से 1,60,000 बाht तक कम कर दी, जिससे शुरुआती खरीदारों को निराशा हुई और उन्हें लगा कि उन्हें गुमराह किया गया है। यह मामला थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्रीथा थाउसेन के ध्यान में आया, जिन्होंने BYD के CEO वांग चुआनफू के साथ इस मामले पर चर्चा की। वांग ने जनता को आश्वासन दिया कि BYD इन शिकायतों का समाधान करेगा, लेकिन इस घटना ने कई थाई उपभोक्ताओं को ठगा हुआ महसूस कराया। जुलाई में BYD के ऑफ रोड वाहन ब्रांड फैंग चेंग बाओ ने अपने बाओ 5 मॉडल की कीमत में 50,000 युआन की कटौती करने का फैसला किया। इसका उद्देश्य ग्रेट वॉल मोटर्स की लोकप्रिय टैंक सीरीज से प्रतिस्पर्धा करना था, लेकिन अचानक हुई इस कीमत में गिरावट ने उन ग्राहकों के बीच विरोध को जन्म दे दिया जिन्होंने पहले ही ज्यादा कीमत चुका दी थी और डिलीवरी के लिए
महीनों इंतजार किया था। हाथों में बैनर लिए इन निराश खरीदारों ने अपना असंतोष व्यक्त किया, यह महसूस करते हुए कि BYD ने उनकी प्रतिबद्धता और वफादारी को कम करके आंका है। इन सभी विवादों के बावजूद एक बात स्पष्ट है, और वह यह कि BYD इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में अग्रणी है। आमतौर पर स्वतंत्र मैकेनिक अपनी अधिक व्यक्तिगत देखभाल और सस्ती दरों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर व्यापक मरम्मत के लिए आवश्यक उपकरण और डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर प्राप्त करने में कठिनाई होती है। स्वनियोजित मैकेनिक अक्सर अपने काम पर गर्व करते हैं और अपने ग्राहकों के साथ स्थायी संबंध बनाते हैं। अगर इन मालिकाना सॉफ्टवेयर के कारण निर्माताओं से प्रासंगिक डेटा और अपडेट तक उनकी पहुंच नहीं है, तो ये मैकेनिक अपनी सेवाओं की सीमा सीमित कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर तक पहुंच की सीमाएं ऑटो रखरखाव और मरम्मत के पूरे परिदृश्य को बदल देती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इन मैकेनिकों को ग्राहक खोने का जोखिम है और ग्राहक स्वयं मरम्मत पर ज्यादा खर्च करेंगे। ऑटो मरम्मत का परिदृश्य विकसित हो रहा है और जरूरी नहीं कि यह बेहतरी के लिए ही हो। स्वतंत्र तकनीशियनों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के प्रयास में कुछ निर्माता मैकेनिकों को मरम्मत संबंधी जानकारी, निदान उपकरण और मैनुअल उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि अक्सर इसके लिए कुछ शुल्क देना पड़ता है। 23 हो गए। इससे मरम्मत की दुकानों को इलेक्ट्रिक वाहनों की मरम्मत में मदद मिलती है, लेकिन मुफ्त पहुंच सीमित हो जाती है। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियां रिमोट सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए कई मरम्मत दूर से भी करती हैं, जिससे व्यक्तिगत सेवा की जरूरत कम हो जाती है। इन कमियों को पूरा करने के लिए कुछ कंपनियां मोबाइल तकनीशियनों को तैनात करती हैं। हालांकि वे पूरी तरह से रिमोट मरम्मत और मोबाइल प्रतिनिधियों के जोखिमों पर निर्भर रहते हैं, जिससे स्वतंत्र दुकानों की भूमिका सीमित हो जाती है। परिणाम स्वरूप कुछ निर्माता प्रशिक्षण, उपकरणों और सहायता के माध्यम से तृतीय पक्षों के साथ अधिक निकटता से सहयोग करते हैं। ग्राहक इस बात से भी चिंतित हैं कि वाहन निर्माता कुछ सुविधाओं का त्याग करके आर्थिक लाभ उठा रहे हैं। इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कम विश्वसनीय या कम जीवन काल वाले वाहन बनाने से ग्राहक भविष्य में उन्हें खरीदने से हतोत्साहित हो सकते हैं। इससे एक ऐसा चक्र शुरू हो सकता है जिसमें व्यवसाय गुणवत्ता से जुड़ी मूल समस्याओं का समाधान किए बिना ही लागत में कटौती कर देते हैं। अगर लागत में कटौती की पहल से गाड़ियां कम भरोसेमंद बनती हैं, तो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने में कम आत्मविश्वास महसूस करने लग सकते हैं और इससे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन की ओर बदलाव की गति धीमी हो सकती है। क्योंकि ग्राहक अपनी पसंद की गाड़ियों में गुणवत्ता और विश्वास को बहुत महत्व देते हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों के मालिक होने और उनके रखरखाव के बड़े जोखिम से जूझते हैं। ग्राहकों के लिए अपनी गाड़ी से पैसा कमाने की चाहत रखना कोई असामान्य बात नहीं है। हालांकि एक बाधा यह है कि अगर लोगों को यह विश्वास दिलाया जाए कि इलेक्ट्रिक कारें कम मजबूत होती हैं, तो इलेक्ट्रिक वाहनों का पुनर्विक्रय मूल्य नाटकीय रूप से कम हो सकता है। इस कमी के कारण संभावित ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने से बच सकते हैं, जिससे इन कारों का बाजार और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह भी संभव है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रखरखाव सुविधाओं और चार्जिंग स्टेशनों जैसे बुनियादी ढांचे का इतनी तेजी से विस्तार न हो कि वे मांग को पूरा कर सकें। अगर किसी व्यक्ति के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करना या उसका रखरखाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वह पारंपरिक गैसोलीन वाहन चलाना जारी रख सकता है। कार बीमा भी एक और महत्वपूर्ण कारक है जिस पर ध्यान देना चाहिए। अब यह और भी निराशाजनक है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की मरम्मत की लागत लगभग कारों की लागत के बराबर होती है, इसलिए उनकी मरम्मत अक्सर अनुचित हो जाती है। इसका ग्राहकों पर भी असर पड़ता है, खासकर इसलिए क्योंकि इससे
उनके बीमा क्रेडिट पर असर पड़ सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों में से एक फोर्ड के मौजूदा कदम भविष्य में इलेक्ट्रिक कारों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप टेस्ला कार खरीदते हैं और वह किसी दुर्घटना में शामिल हो जाती है, तो बीमा कंपनी अक्सर वाहन को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घोषित कर देती है। वे यह कदम इसलिए उठाते हैं क्योंकि टेस्ला की मरम्मत महंगी और मुश्किल हो सकती है। एक और समस्या यह है कि इन बीमा कंपनियों से मिलने वाला भुगतान आमतौर पर टेस्ला या किसी अन्य इलेक्ट्रिक वाहन को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होता। यह समस्या मुख्य रूप से कार के जटिल सिस्टम फीचर्स और डिजाइन के साथ साथ महंगी और कठिन मरम्मत प्रक्रियाओं के कारण होती है। अब तक यह स्पष्ट हो चुका है कि इलेक्ट्रिक वाहन अपनी उन्नत प्रणालियों, खासकर जटिल बैटरी डिजाइनों के कारण बीमा कंपनियों और मरम्मत विशेषज्ञों के लिए अनोखी चुनौतियां खड़ी करते हैं। जब कोई इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो मरम्मत की लागत अक्सर इतनी ज्यादा होती है कि बीमा कंपनियां मरम्मत के महंगे बिल को देखकर तुरंत नाराज हो जाती हैं। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों के लिए वाकई निराशाजनक हो सकती है। इसके अलावा यह स्थिति भविष्य के बीमा कवरेज और प्रीमियम को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि उच्च जोखिम वाले ग्राहक के रूप में चिन्हित होने से उचित मूल्य पर व्यापक बीमा प्राप्त करना कठिन हो सकता है। टेस्ला और फोर्ड अकेले ऐसी चुनौतियों का सामना नहीं कर रहे हैं। अन्य इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता भी इलेक्ट्रिक वाहनों की मरम्मत की उच्च लागत और जटिलताओं से जूझ रहे हैं। इसके जवाब में टेस्ला अपने सर्विस सेंटरों और मोबाइल रिपेयर यूनिट्स का विस्तार कर रही है, जिसका उद्देश्य तेज और अधिक सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करना है। यह कदम सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर मरम्मत की लागत को कम करने में मदद कर सकता है। मरम्मत की लागत कम करने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में मदद करने वाला एक संभावित समाधान इन ऑटोमोबाइल के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का विकास है। इस तरह का बदलाव विधायी बदलावों के साथ यह सुनिश्चित कर सकता है कि स्वतंत्र मैकेनिक निर्माता संबद्ध सेवा केंद्रों के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कर सकें। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे ग्राहकों को यह भरोसा मिल सकता है कि कोई उनकी देखभाल कर रहा है। जैसे जैसे उद्योग इन चुनौतियों का सामना कर रहा है, मरम्मत के अधिकार के लिए एक बढ़ता हुआ आंदोलन भी जोर पकड़ रहा है। यह आंदोलन ऐसे कानूनों की वकालत करता है जो स्वतंत्र मरम्मत की दुकानों और कार मालिकों को मरम्मत के लिए आवश्यक डेटा और उपकरणों तक बेहतर पहुंच प्रदान करें। मैसाचुसेट्स में वाहनों में एक मानकीकृत डेटा प्लेटफॉर्म के प्रावधान के लिए एक कानून पारित किया गया है, जो स्वतंत्र दुकानों को मालिक की अनुमति से मरम्मत करने की अनुमति देता है। जैसे जैसे अधिक लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को चुन रहे हैं, वाहन निर्माता एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह उम्मीद की जाती है कि लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर के विकास और स्वतंत्र दुकानों को पेशेवर सहायता प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता एक प्रतिस्पर्धी मरम्मत बाजार बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। हमारे समाज में इलेक्ट्रिक वाहनों और उन्हें समर्थन देने वाले मरम्मत उद्योगों की दीर्घकालिक सफलता की कुंजी वाहन निर्माताओं और स्वतंत्र मैकेनिकों के बीच बढ़ते सहयोग और सहायक नीतिगत बदलावों में निहित हो सकती है। क्या आपको लगता है कि फोर्ड तुरंत मुनाफे के लिए गुणवत्ता का त्याग कर रहा है? अपने विचार कमेंट में साझा करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपनी स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो पर क्लिक करें। आपको यह पसंद आएगा।